हाय आई एम आर्यन गुप्ता, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम पीएमसी धनबाद। और बहुत लोग को कमेंट कर रहे थे कि 2025 नीट के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे करें, क्या नहीं करें। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उसमें क्या है कि मैं बताऊँगा सीक्वेंस से कि आप जैसे कौन सा बुक्स फॉलो कर सकते हैं, आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कौन सा कोचिंग में इनरोल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको एकदम डिटेल में आज बताऊंगा। और अगर आपने ये सारा चीज़ फॉलो कर लिया तो आपका 680 प्लस गारंटी है। लेकिन यही है कि आपको एकदम ईमानदारी के साथ ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नीट 2025 के बारे में। तो नीट 2025 जो है वो दो टाइप के बच्चे देंगे। पहला, जो ट्वेल्थ अभी जस्ट दे रहे होंगे वो देंगे। दूसरा, हमारे ड्रॉपर्स। ये जो वीडियो है मैं आज बना रहा हूँ वो मेनली ड्रॉपर्स के लिए बना रहा हूँ कि जो ड्रॉपर्स हैं हमारे, वो कैसे नीट 2025 के लिए अपना शेड्यूल बनाएं कि वो एक अच्छा मार्क्स लाएं, एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएं। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे ड्रॉपर्स हैं उनको 5+4+3 का रूल फॉलो करना चाहिए। ये रूल क्या है? 5+4+3 5 मंथ्स 11th के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं भी नीट दिया हूँ, आप भी नीट दिए हैं। आपको ये पता होगा कि जो 11th का पोर्सन है नीट का वो काफ़ी टफ है। तो इसलिए मैं 5 मंथ्स 11 को दे रहा हूँ, 4 मंथ्स 12th को, और 3 मंथ्स जो है ये आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज में चला जाएगा। इसमें आप सिर्फ रिवीजन और सिर्फ टेस्ट देंगे। तो अब हम लोग प्लान का बात करते हैं। प्लान में क्या है कि आपको दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, सारा का सारा 11th+12th दोनों मिला के। जनवरी में आपको भी पता है कि आप जब एक बार सिलेबस कंप्लीट करिएगा तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ तो छूट ही जाता है। एक आध दो टॉपिक फिजिक्स का, एक आध दो टॉपिक केमिस्ट्री का, एक आध दो टॉपिक बायो का, तो सबका कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसलिए जनवरी जो है वो बफर पीरियड है। तो दिसंबर प्लस जनवरी मिला के आपका ये दोनों मिला के 9 मंथ हो गया, वही 5+4। ये आपने अपना जो भी था सिलेबस वो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग फरवरी प्लस मार्च। फरवरी मार्च में क्या करेंगे? आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अब मिनिमम आपको 2 रिवीजन करना ही करना है। कैसे करेंगे रिवीजन? तो 2 रिवीजन में कैसे करना है, इसको भी आपको एक रूल होता है 65-35। तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट रिवीजन है आप उसमें आप अपना 65% टाइम देंगे। मतलब 65% टाइम देने का मतलब क्या है? 65% ऑफ 2 मंथ, यानी लमसम 40 डेज। तो 40 डेज में, पहला 40 डेज में आप अपना पहला रिवीजन करिएगा। दूसरा, आपके पास 2 मंथ है, लास्ट 20 डेज बचा। तो जो आपका सेकेंड रिवीजन है वो आपका लास्ट 20 डेज में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है। टेस्ट 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 और बस टेस्ट। तो आप अप्रैल आपका टेस्ट में देते निकल गया। सबसे बड़े गलती क्या करते हैं बच्चा? डेली टेस्ट देते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हैं। आप जब भी टेस्ट दो, 2 दिन में एक बार, हर दिन एक बार, या 3 दिन में एक बार, लेकिन आपको डेली एनालाइज करना है। आप सुबह टेस्ट दिए, थोड़ा देर बाद अपना ब्रेक ले लो, उसके बाद उसको एनालाइज करो कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं। और मैं तो बोलूँगा टेस्ट एनालिसिस के बाद आप एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। मिस्टेक कॉपी, इसमें क्या होता है ना कि आप अगर वो मिस्टेक, सेम मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो वो चीज़ आपका कम हो जाएगा। जैसे ही आप अपना मिस्टेक कॉपी उठा के देखोगे, अरे ये चीज़ तो मेरे को रिवाइज करना है टेस्ट से पहले। मिस्टेक कॉपी हमेशा रिवाइज करो टेस्ट से पहले। जब आपने रिवाइज कर लिया वो मिस्टेक कॉपी अपना टेस्ट से पहले, तो उस मिस्टेक्स होने का चांस कम है। अपना आपका अगला टेस्ट में या नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक होगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग मिस्टेक कॉपी बनाओ। और इसमें फिजिक्स का तो एकदम मस्ट है। फिजिक्स का टेस्ट मिस्टेक कॉपी कैसे बनाना है आपको? जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन था, आपने वो गलत कर दिया, वो क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो। वो सॉल्यूशन लिख दिया आपने, उसमें यूज्ड फार्मूला क्या हुआ है वो फार्मूला अपना एकदम अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके रखो। वो फार्मूला जो भी है, F=ma वगैरह जो भी है, आपने गलती किया इसको अंडरलाइन करके रखो, हाईलाइट करके रखो। और उससे रिलेवेंट फार्मूला जो भी है, जैसे कि एक्सेलरेशन ऐसा ऐसा जो भी उससे डिराइव हो रहा है, तो वो सारा फार्मूला भी उसके अगल बगल लिख के रखो। मिस्टेक कॉपी ऐसा बनाना चाहिए आपका। और जो अप्रैल महीना में है उसमें रिवीजन ही करना है। उसमें रिवाइज कैसे करोगे आप? जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा वीक टॉपिक है, इससे मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या मैं इसमें बार बार गलती कर रहा हूँ। तो वो सब टॉपिक आपको अप्रैल महीना में रिवाइज करना है, वो टॉपिक। और वो भी टॉपिक कैसे रिवाइज करेंगे? ये नहीं कि आप ऊपर से नीचे पढ़ने बैठ गए हम। उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, जो टेस्ट आप दे रहे हो उससे आपको वो चीज़ रिवाइज होगा।
अब हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल। देखो यार, नीट क्या है ना, एक मैराथन है। अब मैं बोलूँगा कि आपको डेली सुबह 7 बजे उठना है, आपको 8 बजे ब्रश करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। नीट एक मैराथन है, 1 साल आपको सुबह 7 बजे उठना है, डेली ये करना है, वो करना है, पॉसिबल नहीं है। इससे बेहतर क्या है, जो मैं फॉलो करता था और वही मैं आपको बताऊंगा, टू डू लिस्ट। इसमें क्या करना है, आप डिसाइड कर लो कि आज मेरा पहला दिन है, तो आज मेरे को ये सारा टॉपिक कंप्लीट करना है, फिजिक्स में ये करना है, बायो में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है। तो पूरे दिन आप उसके हिसाब से अपना टाइम स्लॉट बनाओ कि हाँ, अब हमको फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके लिए हमको 3 घंटा चाहिए। केमिस्ट्री में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसमें हमको 3 घंटा चाहिए। बायो में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके लिए 2 घंटा चाहिए। तो हमको आज 8 घंटा पढ़ना है। उस हिसाब से अपना टाइम खुद बनाओ उस दिन का। ये नहीं कि सुबह 7 बजे उठे, 8 बजे ये किया, 9 बजे ये किया, ये नहीं। पूरा दिन में आप कैसे भी करके 8 घंटा पढ़ो, लेकिन हाँ याद रखना, ब्रेक ले लेके पढ़ना है। ये नहीं कि लगातार 8 घंटे पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में और जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर पोमोडोरो टेक्निक क्या है, कैसे यूज़ होता है, जो भी है उसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नीट एक मैराथन है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बहुत लंबे समय के लिए। 1 साल के लिए आपको लगातार कंसिस्टेंस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके चलते उसके लिए आपको अपना मेंटल हेल्थ भी सही रखना पड़ेगा। तो स्लीप 7 to 8 आवर डेली, 7 से 8 घंटा बिंदास सो। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं नीट का प्रिपरेशन करता था, मेरे को लगता है मैं 11:30 में सोने या 12 में सोने चले जाता था और सुबह 7 बजे उठता था। ऐसा कुछ था मेरा रूटीन। तो मैं 7 से 8 घंटा एकदम प्रॉपर सोता था, अपना नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था मैं। हाँ, आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप 30 मिनट डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं क्या था कि मतलब मेरे पापा थोड़ा ज़्यादा ही मेरे को डांटते थे कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो सुबह सुबह या शाम में मैं 2 या 3 किलोमीटर हमेशा दौड़ने निकल जाता था। उससे क्या होता है ना, आप पढ़ोगे आगे जाके कि एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब बुक्स में आते हैं कि बुक्स आप कौन कौन सा फॉलो करोगे। तो सबसे पहले बायो में आपको पता है NCERT, ये क्या है, बाइबल ऑफ नीट या बाइबल ऑफ बायो। NCERT के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि NCERT एकदम चाट के पी जाना है। मतलब आपको मैं बोलूँगा कि पूरे 1 साल में आपको 20 से 30 बार आप NCERT पढ़ दो बायो का। उसके बाद क्या है, सिर्फ NCERT पढ़ने से तो होगा नहीं, आपको क्वेश्चन भी लगाने होंगे। तो एक MTG फिंगर टिप्स नाम से बुक आता है, जो मैं फॉलो करता था, वही आपको बता रहा हूँ मैं, सेम चीज़। तो इसमें क्या है ना, सेम NCERT का लाइन उठाता है और आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देता है। तो आप भी वो बुक यूज़ कर सकते हो, या अपने हिसाब से कोई और बुक आपको लग रहा है कि वो ऑथेंटिक है, NCERT का लाइन टू लाइन टच कर रहा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने किसी कोचिंग का ज्वाइन कर रखा है या कुछ भी कोचिंग मॉड्यूल है आपके पास पुराना, तो आप कोचिंग मॉड्यूल भी बना सकते हैं। और PYQ एकदम मस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे, मतलब आप खुद खोल के देखिएगा कि 2021 में, 22 में, 23 में हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होता है। और अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एकदम हिट टॉपिक्स है जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है या रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। उसके बाद केमिस्ट्री में भी यही करना है, NCERT फॉलो करना है। NCERT क्यों फॉलो करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या होता है, 1 लाइनर्स फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, किसका कम है, या फिर कोई एक्सेप्शन है, कुछ भी है, आपको उसको एकदम एक बार में अंडरलाइन करो और उसको बार बार पढ़ते रहो जब तक आपको याद नहीं हो जाए। या उसका आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, कहीं भी उसको चिपका दो, जब मन नहीं किया पढ़ने वढ़ने का, उसको देख लिए एक बार। फिर क्या है, कोचिंग मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, मस्ट है। फिजिक्स में NCERT, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मेरे फिजिक्स के जो टीचर थे वो मेरे को एक लाइन बोले थे कि तुमको अगर 600 650 नंबर तक लाना है तो तुम कहीं से फिजिक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, 650 नंबर तक आ जाएगा। लेकिन नीट में अगर तुमको 650 प्लस करना है, 680, 690, 700 तक टच करना है, तो फिजिक्स का भी NCERT इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम डिसाइड कर लेना तुमको फिजिक्स का NCERT पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरे कुछ दोस्त थे जो, मतलब ऐसा बोलूँगा नहीं, मतलब कि हाँ HC वर्मा बहुत अच्छा बुक है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा बुक है, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से HC वर्मा का कोई यूज़ नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, कोई यूज़ नहीं है। ना तो वैसा क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का, बस आपको एक्यूरेसी लाना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे। तो आप
कोई भी एक अच्छे कोचिंग मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो या कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो जिससे आपको कॉन्सेप्ट बनता चला जाए। मैं तो बोलता हूँ कि फिजिक्स में बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, उससे ही आपका क्या नाम है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही किया हूँ, जितना क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाता था कॉन्सेप्ट वैसे ही बिल्डअप होते जाता था। और हाँ, PYQ अगेन मस्ट, PYQ एकदम मस्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कोई फेमस जगह का ज्वाइन करिएगा, अब नाम लेने की ज़रूरत तो है नहीं वीडियो में, लेकिन हाँ ऐसा जगह ज्वाइन करिए जो बहुत फेमस हो, जिसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हो। तब आप जब रेगुलर टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि आपका रैंक क्या आ रहा है ऑल इंडिया का। अब जहाँ 200 बच्चे इनरोल किए हैं वहाँ आपका सेकेंड रैंक ही आ गया या फर्स्ट रैंक आ गया, तो आपको नहीं पता चल पाया कि आप कंपटीशन क्या है बाहर, क्या है माहौल बाहर की दुनिया का। अगर जहाँ 10 लाख बच्चा दे रहा है वहाँ अगर आपका 40 रैंक 50 रैंक या 100 रैंक तक भी आ रहा है तो आपको पता रहेगा कि आपका क्या है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल तक बिल्डअप हुआ है या आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपको और मेहनत करना है नहीं करना है। तो टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन करो। वही बात हो कि एनालाइज योर रैंक, आप अपना रैंक को एनालाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपको और कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि नहीं अपने शेड्यूल में। वही है। अब बात आते हैं हम लोग कोचिंग। तो लोग पूछते हैं सर कोचिंग ज्वाइन करें नहीं करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मतलब जिसका 550 आ जा रहा है नंबर लगभग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो 550 नंबर आ रहा है भाई, ये बात तुम भी जान रहे हो मैं भी जान रहा हूँ। उसमें क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको बस क्या करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। मतलब ये रिवीजन का टेक्निक ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसका रिवीजन होते जाएगा। और उसको बस किस टॉपिक्स, मतलब जैसे कि 550 ला रहे हैं ये मतलब नहीं है उसका सारा कॉन्सेप्ट एकदम पानी जैसा क्लियर है। कुछ टॉपिक्स होगा उसका जो उसको भी नहीं आता होगा या उसका भी वीक होगा या उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स कर रहा होगा। उसमें क्या करना है, उसमें यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो बस वो टॉपिक का आप वहाँ से लेक्चर देख लो या कोई अगर कोचिंग मॉड्यूल ही है उसका वहाँ से लेक्चर देख लो, उसके बाद उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम बन गया आपका। तीसरा चीज़ है जिसका 550 से कम आया है इस बार नीट में, उनको तो पता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए उनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। आप अपना कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं वो चीज़ ये बोलूँगा कि उन लोग को ये नहीं बोलूँगा कि आप यूट्यूब लेक्चर पे फोकस करो, क्योंकि यूट्यूब लेक्चर में क्या होता है ना ऐसा कि आपको भरा पड़ा है लेक्चर। मानता हूँ बहुत अच्छे टीचर्स के लेक्चर भरा पड़ा है, लेकिन उसमें एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि चलो ठीक है यार आज नहीं देख रहा हूँ तो क्या हुआ, कल देख लूँगा परसों देख लूँगा, क्योंकि उसमें आपका पीछे तो नहीं जा रहा ना वो चीज़ जो वो रखा हुआ यूट्यूब में आपको कभी भी देखो वही चीज़ दिखेगा। कोचिंग में क्या होता है आपको एक टाइम बनाया हो रहा था, जैसे कि 9 से 5 आपका लेक्चर का टाइम है, तो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया आपका सपोज बायो, तो आप भी उस डर से कि आपका बैकलॉग ना लग जाए आप सुबह 9 बजे उठ जाओगे मस्त अपना कोचिंग का टाइम पे देखो कि हाँ अब मेरा यहाँ पे ये चीज़ छूटा हुआ है या ये क्लास मेरे को करना है, तो आप 9 से वो चीज़ करोगे। हाँ लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यूट्यूब लेक्चर नहीं ले सकते हो, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि आप कोचिंग की ओर जाओ। और बाकी एक तो कहावत है ना पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, सच है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ डाउट हुआ तो। बाकी थैंक यू।